मैं अपने गांव से पहला स्टूडेंट हूं जो कि कहीं बाहर जाके पढ़ा, इतने अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी किया मैम। लड़कियों के पढ़ने पर ज़्यादा फोकस नहीं डाला जाता है, तो क्या कभी आपने भी ये सारी बातें सुनी होगी? जो हमारा एरिया है उसमें तो लोगों ने कहा था, लेकिन जब मैंने 10th में अच्छा स्कोर किया ना, फिर सबने सपोर्ट किया। स्कूल जाता था तो शुरू में मेरे को पता चला कि ऑनलाइन भी पढ़ सकता हूँ, जेई के लिए कैसे तैयारी करूँ। तो उसमें मेरे को पता चला अलग सर के पुराने 5 साल पुराने लेक्चर्स अपलोडेड थे। हम लोग बच्चों को कहते हैं कलम मत रोको, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ना सिर्फ एक कलम है। इन बच्चों को पढ़ाना, इन बच्चों से रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल काम है। टॉपर्स की बात तो सब करते हैं, लेकिन आज हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं थी। छोटे छोटे गांव से निकल करके ये अपने एरिया के पहले IITian बन रहे हैं। हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये आज की जो बातचीत है ये उन सारे लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि रिसोर्सेज के बिना तैयारियां नहीं होती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं ABP। मैं सबसे पहले अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूं। हमारे इस तरफ बैठे हैं राजवंश सर और पंकज सर जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाते हैं, और इस साइड है हमारे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एक एक करके आप मुझे अपनी कहानी बताओ, कहाँ से आप आए हो, कैसे आपने अपनी शुरुआत की, आपके पेरेंट्स ने आपको कितनी मदद की, कितना सपोर्ट किया। आपसे शुरू करेंगे। मेरा नाम निखिल कुमार है और मैं सोनपुर सारण डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला हूँ। मैम, मैंने अपनी जेई की तैयारी 11th से प्रॉपर से शुरू की थी। 10th में मैम बोर्ड से 2-3 मंथ्स पहले मेरी माँ का डेथ हो गया था और ऑलमोस्ट उसी टाइम पे मुझे जेई के बारे में पता भी चला। एक भैया थे मेरे जो कि मुझे 9th और 10th पढ़ाए थे, उन्होंने ही मुझे बताया था कि जेई होता है और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हम पढ़ सकते हैं जेई का पेपर देने के बाद। और PW के बारे में मैम मुझे एक फ्रेंड के थ्रू मालूम चला जो कि बाहर एक अच्छे स्कूल से कनेक्टेड था, तो उसको, और वह भी 10th मेरे साथ ही दिया और वह बाहर गया था पढ़ने, लेकिन उतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तो मैं 10th के बाद बाहर नहीं जा पाया। और उसने ही मुझे बताया कि PW एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट होता है जो कि काफ़ी कम फी में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों एजुकेशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है। तो मैम मैंने फ़ोन पे चेक किया तो उससे मुझे एनसेट के बारे में एक पेपर होता है PW का जो कि हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, जो कि जो बच्चे फाइनेंशियल उतने अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते हैं उनके लिए बहुत सपोर्टिव है मैम। और जब मुझे पता चला तो मैं पटना विद्यापीठ में LS कॉम्प्लेक्स में गया, वहाँ से बात की तो उन्होंने बोला कि पहले आप पेपर दीजिए और जैसा भी स्कॉलरशिप आएगा उसके बेसिस पे आपको छूट मिल जाएगा और आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मैम मैंने पेपर दिया, मेरा 75% स्कॉलरशिप बना। मेरा काफ़ी कम फी में ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास मेरा फी में एडमिशन्स हो गया PW विद्यापीठ में। और मैम उसी टाइम इन सब के बीच ही मेरी माँ का डेथ हो गया, तो उस टाइम मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, मतलब पूरा फैमिली भी टूट सा गया था और काफ़ी मेरा बोर्ड्स भी उतना अच्छा नहीं जा पाया उस टाइम। और जैसे बोर्ड्स ख़त्म हुए उसके बाद मैंने 11th में पटना आकर अपना पढ़ाई शुरू किया। मैम मैं रेंट पे रहता था पटना में। मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई तो मैं हिंदी से पढ़ा था 10th तक और एकाएक इंग्लिश में गया तो उसमें शुरू के 1-1.5 मंथ ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि मेरे को सर जो स्लाइड्स लाते थे क्लास में वह इंग्लिश पढ़ तो लेते थे पर उसका मीनिंग नहीं समझ पाते थे कि क्या मीनिंग होगा। और जैसे क्वेश्चंस भी मेरे से नहीं अटैम्प्ट हो पाते थे शुरू में। तो मुझे सबसे ज़्यादा इशू हुआ अगर पढ़ाई के अलावा, तो मैम मुझे खाना बनाना नहीं आता था पहले 10th तक। मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ तो मैम खाना बनाने में ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ, क्योंकि मैंने कभी बनाया नहीं था और 11th में अचानक से बनाना पड़ गया, क्योंकि हॉस्टल उतना अच्छा कंडीशन नहीं था घर का, तो मैंने हॉस्टल नहीं लिया मैम। मैं अपने गांव से पहला स्टूडेंट हूं जो कि कहीं बाहर जाके पढ़ा और इतने अच्छे नंबर से क्वालिफाई भी किया मैम। ठीक है रुखसार, हम आपके तरफ आएंगे। अब हमें आपकी कहानी जाननी है। आपने कैसे कैसे तैयारियां की, कैसे कैसे आप आए, आपके पेरेंट्स का क्या कहना था, आपने जब अपना रिजल्ट उनको बताया जा करके तो उनके रिएक्शन क्या थे? माई सेल्फ रुखसार, मैं सरदार शेर चूरू से हूँ। मैंने 10th में अच्छा स्कोर किया, फिर मुझे 11th में मैंने मैथ ली। 11th में मैथ ली तो मुझे इतना पता नहीं था एग्ज़ाम के बारे में कि जेई मेंस होता है, एडवांस होता है, बस इतना पता था इंजीनियरिंग होता है। फिर मेरे मामा ने
मुझे 11th के स्टार्टिंग में एक बैच दिलाया अर्जुना 3.0 PW से, और मैंने उसे स्टडी की। फ़िलहाल में जो बैच स्टार्ट हुआ तब भी मुझे इतना खास इसके बारे में नॉलेज नहीं था। फिर जैसे जैसे बैच आगे चलता गया तो टीचर ने इसके बारे में बताया, और फिर 11th के एंड में आते आते मुझे ठीक ठाक जेईई मेंस की एडवांस की नॉलेज हो गई पेपर के बारे में। मेरे फादर है वो लेबर है और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मैंने फिर 12th में लक्ष्य 1.0 लिया, जिसमें सर ने ना बहुत सपोर्ट किया, और 12th में मैंने 11th में इतना सीरियस लिया नहीं था अपने स्टडी को। जैसे जैसे मैं आगे जाती गई 12th में फिर मैंने ना सीरियसली पढ़ाई की, और फिर एक अच्छा स्कोर आया मेरे जेईई मेंस में। फिर मैंने एडवांस की प्रिपरेशन की वरुण बैच से, वहाँ भी टीचर ने बहुत सपोर्ट किया। तो जैसा कि आपने रुखसार बताया कि आपके जो फादर हैं वो लेबर हैं और आपकी जो मम्मी हैं वो हाउसवाइफ हैं, तो जाहिर सी बात है कि घर में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहते होंगे। तो इन सारी चीज़ों के बीच आपने कैसे खुद को पढ़ाई की तरफ समर्पित करके रखा? क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि छोड़ो पढ़ाई ना करके मैं भी काम करने लग जाती हूँ, शायद क्या पता घर में थोड़ा हेल्प कर दूँ? या फिर मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन रहा था? मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि है ना अब नौकरी अगर करनी है तो 12th के बाद में फ़ाइनल करके आगे बढ़ के करनी है। उन्होंने मुझे 12th 11th में बैच दिलाया, प्रिपरेशन की, और हर वक्त मुझे सपोर्ट किया। जब मेरे अप एंड डाउन आते रहे तो उन्होंने मेरी हेल्प की और कहा कि कोई नहीं, होता होगा सब कुछ अच्छा होगा। तो मतलब पेरेंट्स का पूरा समर्थन था आपको, आप पढ़ाई कर रहे थे? मैंने 10th तक हिंदी मीडियम पढ़ा और 11th-12th भी मेरा हिंदी मीडियम ही था। बैच मैंने इंग्लिश मीडियम से लिया था। तो तकलीफ हो रही थी फिर इंग्लिश में? हाँ, स्टार्टिंग के 1-2 मंथ में तो हुई, फिर बाद में सेटल हो गई मैं। फिर ऐसा हुआ कि है ना 12th बोर्ड आया ना, तब इंग्लिश के अंदर इतनी अच्छी सेटल हो गई कि है ना जो हिंदी के क्वेश्चन आ रहे थे ना उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई। ओह माय गॉड! ये तो मैं पहले किसी ऐसे बच्चे से मिल रही हूँ कि इंग्लिश पहले नहीं आता था लेकिन इतना अच्छा आ गया कि हिंदी भूल गए। हम अब आपकी तरफ आएंगे, आप अपनी जो कहानी है वो हमें बताइए। मैम मेरा नाम कृष्णा जोग है। मैम मैं एमपी के डिस्ट्रिक्ट बैतूल के एक गांव से आता हूं जिसका नाम है भौरा। मैम हमारे गांव की कहानी ऐसी है कि वहाँ पहले गवर्नमेंट स्कूल ही हुआ करता था। हम वहाँ पे थे तब वहाँ पर एक स्कूल स्टार्ट हुआ था ज्ञानोदय, वहाँ वो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। उसकी फ़ीस बहुत कम थी, मतलब जिस तरह उन्होंने गांव में स्कूल खोला उस तरीके से ही उन्होंने उसकी फ़ीस रखी कि हम यहाँ बच्चों को पढ़ा पाएँ, गरीब बच्चों को पढ़ा पाएँ। मैं वहाँ पढ़ता था। मैं 6-7 तक ऐसा बच्चा था जिसको मम्मी ने पढ़ाया घर पे, और मेरी मम्मी तब तक हाउसवाइफ थी। हम किराए के घर में रहते थे, हमारा घर नहीं था। किसी पहले घर बार बार बहुत जगह शिफ्ट करना पड़ा। ऐसे घर में भी रहे हैं जहाँ वॉशरूम वगैरह नहीं हुआ करते थे, बाहर जाना पड़ता था सब फ्रेश वगैरह सब होने के लिए। फिर उसके बाद मैं जब 6-7 में था, पापा ने कोशिश करके अपने दोस्त की हेल्प से एक घर बनाया खुद का हमारा। वो घर बना तो हम वहाँ शिफ्ट हुए, 7-8 तो वहाँ रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो घर का हमारे पास रजिस्ट्री और पट्टा कुछ नहीं था, तो वहाँ पर कंप्लेंट हुई तो अतिक्रमण में वो आ गया, वो हमारा घर टूट गया। पापा और सबको बहुत बुरा लगा। फिर घर नहीं था तो वहीं पर एक पन्नी जैसा बना लिया सामने ही घर के, टपरिया बोल सकते हैं, उसमें फिर हम रहे। 9th भर में उसी में रहा, मम्मी मैं और हम सुबह उठते थे, मैं साइकिल से दूसरों के यहाँ जाता था फ्रेश वगैरह होने के लिए, सबके लिए, कि मतलब मम्मी ने बोला था, बहुत से लोग थे वहाँ जो हमारी हेल्प कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरे पापा मैकेनिक थे, उनकी दुकान थी तब तक तो बहुत ठीक था, बट जब से दुकान वगैरह टूटी तो पापा को बहुत प्रॉब्लम आने लगी काम के लिए। दुकान ही नहीं है तो काम कहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद मैम जब 9th हुआ, 9th की जब गर्मी की छुट्टी आई तो मम्मी ने बोला, बेटा तू यहाँ नहीं रह पाएगा, गर्मी बहुत है, तू पंखा भी नहीं है, कैसे तू रहेगा, तू एक काम कर, नानी के यहाँ चला जा, बुधनी, नर्मदापुरम के पास में, नर्मदा नदी के रिवर के किनारे ही एक शहर है बुधनी, वहाँ मेरी नानी का घर है। मेरी नानी के परिवार का भी बैकग्राउंड ऐसा ही है, मतलब वो भी एज अ पुअर फैमिली है। उनका घर जो है वो 40-50 साल शायद पुराना है, उसी में हम रहे। वहाँ पर मैं 9th बिताई। वहाँ पर 9th में मैंने कुछ काम तो नहीं करवाया, माँ वगैरह ने, मतलब वो उन्होंने बहुत हेल्प करी कि बेटा रुक जाओ, तुम यहीं रहना, अच्छे से रहो। 9th भर रहा, पर फिर 10th थी तो 10th के लिए मुझे वापस गांव जाना पड़ा, वहीं पढ़ना पड़ा। फिर हमने एक और घर देखा जहाँ थोड़ी सुविधा थी, पक्का मकान था, ताकि हम थोड़ा तो अच्छे से रह पाएँ। वहाँ पर भी
वॉशरूम वगैरह की प्रॉब्लम, वही बाहर जाना सब। वहाँ पर जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी 10th में, तो 10th में मुझे धीरे धीरे करके समझ आने लगा कि मुझे मैथ्स और साइंस में बहुत इंटरेस्ट है। पहले से था मुझे मैथ्स में, तो साइंस में भी धीरे धीरे इंटरेस्ट जागा। मैं मेरे स्कूल में मतलब अच्छा पढ़ने वाले बच्चों में गिनती होती थी मेरी कि ये बच्चा अच्छा पढ़ता है। मैं पढ़ता रहा और बाकी बच्चों को भी मैंने हेल्प करी। मेरे पापा का फिर थोड़ा बहुत काम भी धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा था। पापा ने बोला, उनके एक अंकल है, बोले उनके यहाँ जाओ, वो तुम्हें मैथ्स पढ़ाएंगे। तो उनके घर में वो ट्यूशन देते थे। वो हमें ऐसे तो बच्चों को 1-1 घंटे की ट्यूशन देते, वो हमको 3-3 घंटे ट्यूशन देते थे कि बेटा तुम बैठो, मैं नहीं भी रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो तुम बैठ के पढ़ो। मैं उनको समझाता, कुछ बच्चे मुझे समझाते। ऐसे करके हमारे 10th में 10th का एग्ज़ाम मैंने दिया। गाँव में जब 10th का एग्ज़ाम दिया तो मेरे उस टाइम स्कूल में 2nd रैंक लगी थी, मेरे 90% आए थे। फिर मैम वहाँ से फिर मामा ने बोला कि बेटा अब गांव में तो सिर्फ 10th तक था, अब 11th-12th कैसे करोगे। तो गर्मी की छुट्टी में ही मैं वहाँ वापस चला गया मामा के पास। तो वहीं पे पहचान में एक और अंकल थे, मतलब उनको भी मैं मामा ही बोलता था। वो जो सिटी है उसमें पूरे मतलब जितने भी अंकल है सब मेरी मम्मी के भाई टाइप, सब मामा टाइप। तो उनका मेडिकल स्टोर था। तो उन्होंने बोला बेटा देख तू काम तो वैसे मैं तेरे को दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि ऐसी बात है कि तू कुछ कर कैसे बता पाएगा कि दवाई क्या है क्या नहीं। तो मैंने बोला मैं बॉक्स इधर उधर रखूँगा, जो बॉक्स रहते हैं मैं दवाई उठा के ला के दूँगा, जो आप बोलोगे आप मेरे को बस बता देना। तो वो वहाँ पे मैं लग गया। उन्होंने मेरे को 3 महीने तक, जब तक गर्मी की छुट्टी चली, मैंने 3 मंथ वहाँ पे काम करा। वहीं से मेरे को पता चला कि इंजीनियरिंग कुछ होती है। पहले मुझे इंजीनियरिंग का भी इतना आइडिया नहीं था। मेरे को लगता था कि हाँ होगा, कुछ ऐसा बड़ी चीज़ होती होगी। फिर पता चला कि कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, मैं तो अफोर्ड भी नहीं कर पाऊँगा। फिर धीरे धीरे पता चला कि IIT NITs जैसे अच्छे कॉलेज होते हैं जहाँ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है गरीब बच्चों के लिए। तो मुझे थोड़ी हिम्मत मिली कि नहीं मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। 11th में भी मामा ने बोला कि बेटा तू यहीं पढ़, मतलब यहीं पे प्राइवेट में करवाते हैं तेरा एडमिशन, तू इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम से ही पढ़। मामा उनका बहुत सपोर्ट रहा, उनने हमेशा यही बोला कि बेटा तू कर, हम तेरे को सपोर्ट करेंगे। स्कूल जाता था तो शुरू में मेरे को पता चला कि ऑनलाइन भी पढ़ सकता हूँ। मेरे पास फ़ोन था जो मेरे को पापा ने 7th क्लास में दिलवाया था। उसमें मैंने जब यूट्यूब पे देखा कि मैं कैसे पढूं, जेई के लिए कैसे तैयारी करूं, तो उसमें मेरे को पता चला अलग सर के पुराने 5 साल पुराने लेक्चर्स अपलोडेड थे, प्लेलिस्ट बनी हुई थी फिज़िक्स और केमिस्ट्री की। तो अलग सर की जो मैंने जब देखना स्टार्ट करा, सर ने भी हिम्मत बढ़ाई। सर के कई ऐसे लेक्चर्स में सर ने ऐसी बातें बोली कि बेटा हर गरीब इंसान तब तक गरीब रहता है जब तक वो अपने आप को मानता है, वो जब हिम्मत कर लेता है तो वो आगे बढ़ जाता है। फिर मैंने 11th में बैच नहीं लिया मैम, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो स्कूल जा पा रहा था, उसमें भी मामा वगैरह की हेल्प थी। शायद वो भी मैं नहीं जाता अगर मामा वगैरह बोल देते कि बेटा हम नहीं करवा पाएंगे। तो मम्मी भी फिर काम करना स्टार्ट कर दिया था मम्मी ने। मम्मी जाती थी पहले तो मोहल्ले में ही रोटी वगैरह बनाना किसी के यहाँ, और फिर धीरे से किसी के यहाँ लग गए कि झाड़ू पोछा करना, बर्तन वगैरह मांजने का, ये काम मम्मी ने स्टार्ट करा। उस टाइम मुझे बहुत लगता था कि मम्मी की तो ऐसे ही तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती है। मेरी मम्मी ने कभी बाहर निकल के काम नहीं करा था, घर ही हाउस वाइफ थी वो। फिर उसके बाद जब 11th में मैं पढ़ता था तो मेरी मैथ्स बहुत वीक थी। मैथ्स के लिए मुझे कोई ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ मिला नहीं। फिज़िक्स केमिस्ट्री के अलग सर के लेक्चर्स थे, उसमें मेरे को थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा था। स्कूल में भी मैथ्स का ऐसा हाल था कि ज़्यादा लेवल नहीं पढ़ाया जा रहा था, जो बोर्ड लेवल है वो भी बहुत मुश्किल से हो पा रहा था। फिर भी मेंटेन कर रहा था मैं, और सुबह 7 बजे उठना, वहाँ से फिर स्कूल जाना, स्कूल से आके फिर लेक्चर्स देखना। उसके बाद मेरे पास कोई वो नहीं था सोर्स कि मैं क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करूँ। मैम 11th की स्टार्टिंग से ही मैं एक कोचिंग पढ़ा रहा था। ज़्यादा बच्चे नहीं थे, 3 या 4 बच्चे थे मोहल्ले के ही, उन्हीं को पढ़ा था। उससे मुझे 700 रुपये महीने के मिलते थे, 750 रुपये। वो बच्चे, उनकी फैमिली वाले भी बहुत सपोर्टिव थे। मैं जाता था, वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे कि बच्चा पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है हमारे बच्चों को। मैं 8th 9th 6th 7th 8th ऐसे ही बच्चों को पढ़ाता था जो थोड़ी बड़ी क्लास में है। उनसे भी मुझे बहुत हेल्प मिली। जो मैं पुराने कॉन्सेप्ट याद नहीं रहते थे, मेरे को याद आ जाते थे कि ऐसे ऐसे करना है। और जैसे मैं भूल गया हूँ तो मैं घर जाके फिर देखता था कि अरे ये मैं कैसे भूल गया, फिर वापस उन बच्चों को फिर से पढ़ाता था। तो वो 700 रुपये मुझे रिचार्ज जो फ़ोन में होता है उसके काम आते थे। मैम 11th ख़त्म हुई तो मैंने वही सिलेबस ख़त्म करने पर ध्यान दिया, पर मेरे मैथ्स बहुत दिक्कत आ रही थी मैथ्स में, अभी भी बहुत दिक्कत थी मैथ्स में। फिर 12th स्टार्ट हुई, 12th में भी बैच नहीं लिया।
उसमें भी अलग सर के पुराने फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर। फिर मुझे जी वाला चैनल के बारे में पता चला, वहाँ पे जो वन शॉट्स पढ़ रहे थे उससे मैंने 11th कवर करी, और भी बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स थे जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई। फिर मैंने वहाँ से वो सब देखना स्टार्ट करा। वो सब देखते देखते मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए। तो मैंने सोचा कि 12th के साथ ही एक बार मैं जेईई मेंस का एग्ज़ाम दूंगा। मेरे स्कूल से कई बच्चों ने दिया था, पर किसी के भी 70-80 परसेंटाइल से ऊपर नहीं गए थे। एक भैया थे जो हमारे स्कूल से पढ़ने के बाद एक दूसरी कोचिंग से उन्होंने करी थी, फिर उसके बाद उनका हुआ था, मतलब स्कूल से किसी का नहीं हुआ था। तो फिर मैं डिसाइड करा, मैंने जब जेईई मेंस का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, मैं जहाँ रहता था बुधनी, वहाँ से करीब 80-90 किलोमीटर दूर मुझे सेंटर मिलता था। हमारे पास बाइक थी एक, मतलब पापा की बहुत पुरानी बाइक थी, करीबन 20-25 साल पुरानी बाइक, जब पापा गांव में रह के काम करते थे तब की बाइक है। 12th की जब मैंने जेईई का पहला पेपर के लिए फॉर्म भरा, उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम आई। 2000 रुपये दोनों की फ़ीस आ रही थी, दोनों एग्ज़ाम मेंस और अप्रैल दोनों के लिए भराने के लिए। फिर तब मम्मी ने, जो जहाँ काम करने जाती थी, मम्मी झाड़ू पोछा करने के बाद 12th के टाइम मम्मी तहसीलदार जो थे वहाँ के, उनके यहाँ खाना बनाने जाने लगी थी। तो वहाँ पे मम्मी को मिलते थे 2500 रुपये पेमेंट के। तो मम्मी ने उस 2500 में से 500 रखे थे बुक्स वगैरह के लिए मेरी, और 2000 मम्मी ने बोला कि बेटा तू फॉर्म भर दे, जो भी होगा तू दे बस पेपर, बाकी तो देखी जाएगी। फिर उसके बाद ये भी खर्चा था कि कैसे जाना। तो पापा ने बोला चलो, मैंने करा एक काम, एक आध दो गाड़ी सुधारी थी, बोले चलो एक काम करो मैं लेके चलता हूँ। फिर मेरी दीदी रहती हैं, मतलब दीदी का ससुराल है भोपाल से करीबन 15-20 किलोमीटर दूर। मेरा सेंटर से 15-20 किलोमीटर भी उनका घर था। तो मैं दीदी के यहाँ एक रात पहले पहुँच गया। बाइक से जाते थे पापा के साथ, में बाइक पे बैठे हैं पापा और मैं। वहाँ जाके जब पहली बार मैंने देखा कि इतने सारे बच्चे होते हैं सेंटर पे, तो मैं थोड़ा नर्वस हुआ, बट फिर मैंने सोचा जो भी होगा करते हैं। पेपर दे के आया, पेपर मेरा अच्छा गया। मैथ्स वाला सेक्शन जो वीक था उसमें प्रॉब्लम आई, फिजिक्स केमिस्ट्री तो फिर भी मेरा इंटरेस्ट था। जब रिजल्ट आया तो पता चला 93.7 परसेंटाइल मेरी बनी। पहले बार स्कूल से किसी बच्चे की इतनी बनी थी, तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस वगैरह मिले। तब मेरे को हिम्मत बढ़ी कि नहीं, मैं आगे और कर सकता हूँ। मैंने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी वन शॉट्स वगैरह देखे, जो मेरे को मिल पाता था वो सॉल्व करा। PYQs लगाने के बाद मुझे अंदाज़ा लगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैथ्स भी कर सकता हूँ, फिजिक्स भी कर सकता हूँ, केमिस्ट्री भी कर सकता हूँ, किसी में मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस मुझे एक सही डायरेक्शन की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा इस साल तो मैंने गड़बड़ कर दिया है, थोड़ा बैच वगैरह ना लेकर के, अगली बार मैं सोचा थोड़ा पैसे वगैरह कलेक्ट करके कोशिश करूँगा बैच लूँ। मैंने अप्रैल अटेम्प्ट के लिए एग्ज़ाम देने गया, तब तक मैंने मैथ्स पे पूरा ध्यान दिया। मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री को प्रायोरिटी नहीं रखा, थोड़ा कम कर दिया। मैंने मैथ्स पे पूरा ध्यान रखा कि मैं मैथ्स को पूरा फोकस करूँगा। फिर मैंने जब पेपर देख के आया, मेरा मैथ्स में करीबन 10 to 12 क्वेश्चन करे थे, उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन गलत हुआ। सारे क्वेश्चंस मेरे सही, बस एक क्वेश्चन गलत हुआ था। मेरे 183 मार्क्स आए थे 300 में से। फिर मेरे बने थे 98.35 परसेंटाइल। तब मेरी मम्मी के आंखों में आंसू आ गए थे कि चलो कुछ तो मिल जाएगा इसको बढ़िया। तब मुझे जो भोपाल का NIT है, वो उसकी उम्मीद जाग गई थी कि लास्ट राउंड तक मुझे वो मिल जाएगा। फिर मम्मी ने बोला बेटा अब देखो यहाँ तक आए हो तो एडवांस भी दे ही दो। मैंने 1 महीने तक एडवांस का यूट्यूब से ही करा, जितने यूट्यूब के पुराने वन शॉट थे। मैं PW की टीम से भी हर्ष सर जो हैं उनके मंजिल की बहुत पुराने लेक्चर, पंकज सर के बहुत पुराने लेक्चर पढ़े, जिसमें सर ने मोल कंसेप्ट तक पढ़ाया है। वो पुराने लेक्चर्स मैंने इकट्ठा करे कि जहाँ से मेरे को प्रैक्टिस हो पाए। एडवांस के भी मैंने PYQ लगाए, कुछ बनते थे, कुछ से तो इतना डिमोटिवेट हो जाता कि अब कि कैसे होगा, पर फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। आप तीनों की कहानी में एक चीज़ जो कॉमन है वो है स्ट्रगल, कि आप तीनों जिस बैकग्राउंड से आए हो, बहुत कम बच्चे होते हैं जो यहाँ से निकल करके भी कुछ लाइफ में अच्छा करते हैं। उनके अंदर वो ज़ील होती है आगे बढ़ने की, वो अपने परिस्थिति से डरते नहीं हैं बल्कि अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, उस परिस्थिति से उभारने के लिए आगे काम करते हैं। टीचर्स की तरफ मैं एक बार आना चाहूँगी। जब ऐसे बच्चे इतने अच्छा परफॉर्म करते हैं, जहाँ आपको पहले ही मालूम होता है कि अब ये आगे जा कर के कुछ ज़रूर बन करके ही वापस आएंगे, कैसा लगता है सर? मैम देखा जाए तो सीधी सी बात है कि जिसकी भी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, और अगर वो कभी भी स्ट्रगल्स को पूरा करके निकलता है ना, तो प्राउड फीलिंग तो आती है। तो नो डाउट मैं सिर्फ अपनी ही बात नहीं बोलूँगा, जब मैं इनकी स्टोरी सुनता हूँ, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मैम, हमारे इतने अच्छे सिलेक्शन हैं, उनमें से आपको ऐसे इतने अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे जो टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में। मैम देखो, रास्ता जब होता है ना तो चलना आसान होता है। इनके पास तो मैम जंगल था मैम, उसमें से रास्ता बना करके पढ़ना बहुत कठिन होता है।
और जिस एग्ज़ाम की हम लोग बात कर रहे हैं ये वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में से आता है। ना ही सिर्फ आपको 12-13 घंटे की मतलब कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, टीचर्स को सुनना पड़ेगा, और इतना डिमोटिवेशन, जैसे ये कह रहे हैं बीच बीच में खुद ही हार मान ले रहे हैं, उसको भी फाइट करना पड़ेगा। और उसके साथ में जो फैमिली का स्ट्रगल है ये करना बहुत कठिन होता है। और जब आप यहाँ से निकलते हो तो नो डाउट मैम सिर्फ प्राउड फीलिंग आती है अपने बच्चों को देख करके कि यार वो, हम लोग क्लास में कई बार बच्चों को कहते हैं कि यार ठीक है, हम समझ पा रहे हैं कि हम लोगों के जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत एनर्जी ड्रेनिंग होते हैं, दिमाग पूरा हिला देते हैं, लेकिन यस हम लोग बच्चे को कहते हैं कलम मत रोको, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ना सिर्फ एक कलम है। इनके पेरेंट्स ने इनके हाथ में कलम दे दिया और मैम बिलीव मी इन्होंने वो कलम नहीं रोकी अपने 2-2.5 साल की मेहनत में ना, इसीलिए आज वो इस एग्ज़ाम को ये क्रैक कर पाए हैं। एंड बिलीव मी हम सबको बहुत प्राउड फील होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्राउड फील करती है जब ऐसे बच्चे सिलेक्ट होते हैं। पंकज सर, जब ऐसे बच्चे आते हैं, अब ऐसे बच्चों का मैं यहाँ पे रेफरेंस दे दूँ कि वो बच्चे जो कि आर्थिक रूप से अपने फैमिली में मतलब स्टेबल नहीं है, जिनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है कुछ करने का, और ऐसे बच्चों को आप जब देखते हो तो कैसे आप उनको मोटिवेट करते हो, कैसे आप उन्हें बताते हो कि हाँ हो सकता है? बिल्कुल मैम, एक्चुअली क्या है, जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था सारा, है ना, आज से 5 साल पहले, तो एक ही विज़न के साथ स्टार्ट किया था कि हमें उस जगह तक पहुंचना है जहां तक बच्चा अगर सोचे कि मुझे आईआईटी करना है या नीट करना है या कोई भी एग्जाम करना है उसको, तो वो सोच पाए। क्योंकि सबसे पहले तो सोच ही होती है कि इंसान सोचेगा ही नहीं जब उसके पास ऑप्शन ही रहेंगे, पता ही नहीं रहेगा। जैसे कई बच्चों को तो पता ही नहीं रहता है। हाँ, इन बच्चों को भी बहुत इनको भी नहीं पता था, बाद में पता चला। हाँ। और आप सोचो 5 साल पहले का, कि उस समय तो बच्चों को क्या ही पता होगा। हम लोग अब आए हैं, अब पिछले 5 साल से जो हमने किया है, अब हम बच्चों के वहां तक पहुंच गए हैं कि अगर बच्चा कोई सपना देख रहा है तो उस सपने को वो पूरा कर सकता है। लेकिन उसमें मेहनत भी लगती है सपने को पूरा करने में, जो इन बच्चों ने करी है और यहाँ तक जो पहुँचे हैं। अब हमारा जो मेन टारगेट रहता है सर, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा रहता है कि टॉपर बच्चे ही दिख रहे हैं। हमारे लिए असली टॉपर मैम यही है। अगर हम बोले ना, हमारी रियल AIR1 अगर आप पूछोगे ना, ये बच्चे हैं रियल AIR1। क्योंकि इन बच्चों को पढ़ाना, इन बच्चों से रिजल्ट निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इनका बैकग्राउंड वैसा नहीं है ना। क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं उसके लिए बहुत बेसिक्स की ज़रूरत होती है, वहाँ से बच्चे को सब कुछ आना चाहिए। क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें ऐसी भी पढ़ाते हैं कि जो थोड़ा आगे की भी होती हैं, लेकिन हम उसको भी कवर करते हुए चलते हैं कि नहीं यार बच्चे को समझ नहीं आएगा तो मैं बेसिक से चलूँ। तो उसमें हमारी भी मेहनत लगती है, टीचर्स की भी मेहनत लग रही है, बच्चा भी उस चीज़ को समझ रहा है। और सबसे बड़ी बात है विश्वास। जो बच्चा अगर हम पे ट्रस्ट करता है तो हम उसका रिजल्ट उसको देते हैं। कैसे? हम पढ़ा करके। हम बाकी बच्चों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन असली जो खेल है मैम वो बच्चों के पास ही। अगर ऐसे बच्चे जो ये समझ लेते हैं कि मुझको पढ़ना है तो वो कर ले जाते हैं। हमको बहुत ऐसा होता है ना कि ओवर गाइडेंस भी नहीं चाहिए बच्चों को, है ना। बच्चों को सही गाइडेंस चाहिए, क्योंकि आजकल का जो ऑनलाइन वर्ल्ड है वो ऐसा भी है कि ओवर गाइडेंस हो गया। बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है कि मेरे को इसकी सुननी है कि इसकी सुननी है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को कि आप बैच फॉलो कीजिए, हम उसको उसमें सारा बताएंगे और एक डायरेक्शन के साथ चलना होगा। क्योंकि अगर आप बीच में 10 लोगों की बात सुनोगे तो आप बिखर जाओगे, फिर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आप इन बच्चों से पूछेंगे तो इनका यही कहना है कि सर जब बैच लिया था तो हमने डेडिकेटली उसको फॉलो किया, तब जाके रिजल्ट निकला है, इधर उधर नहीं भागे ये। तो हम भी बच्चों को यही गाइड करते हैं क्लास में कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग सिखा रहे हैं, उसको सीखिए और उसको इंप्लीमेंट करना सीखिए। और वो इंप्लीमेंट करके आप आज रिजल्ट देख रहे हैं, वही खुशी की बात है हमारी लिए। डिसिप्लिन तो थोड़ा रहना ही चाहिए, पढ़ाई में ही नहीं, मतलब लाइफ में भी रहना चाहिए। एक स्टीरियोटाइप टूटता हुआ मैंने आज यहाँ पर देखा है। हमारे साथ एक लड़की बैठी है। आखिर किस लाइन में आ गई आप? हाँ, लड़कियाँ इंजीनियरिंग नहीं करती ऐसा मैंने सुना था। मैंने मुझे ना मैथ में इंटरेस्ट था बचपन से ही। और ये भी मैंने सुना था कि लड़कियों का मैथ्स अच्छा नहीं होता है। मेरा अच्छा था बचपन से ही। ये स्टीरियोटाइप्स बहुत होते टूट हैं। गया। 10th में मैंने ना मैथ में 100 out of 100 किए थे स्कोर। सच में तालियां तो मुझे तो खास तौर पे बजानी चाहिए। फिर 11th में भी है ना मैंने मैथ लेने का सोचा। मैथ लिया तो मैथ के अंदर फिर अब कौन सी फील्ड है उसके बारे में देखा तो फर्स्ट है ना मेरे मामा ने इंजीनियर का बताया, फिर मैंने बैच लिया और उससे भी है ना आगे भी मुझे ना मैथ अच्छी लगी। बैच के अंदर भी सबसे फेवरेट मेरा मैथ ही रहा। मैं पहली बार सुन रही हूँ कि किसी का मैथ फेवरेट सब्जेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि हमारा जो टाइम था जब हम पढ़ाई किया करते थे तो हम बुक से पढ़ाई करते थे, नोट्स बनाते थे, ऐसे करके रट की चीज़ें याद करते थे। लेकिन अब जो पूरा मॉड्यूल है वो बदल गया है। अब पीपल हैव स्विच टू ऑनलाइन। अब ऑनलाइन जब पढ़ाई होता है तो कभी ऐसा नहीं लगा कि चल थोड़ी देर पढ़ाई ना करके कुछ देख लेते हैं ऐसे यूट्यूब पे, और भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैसे किया खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से, कैसे बचा रखा आप तीनों ने? मेरे को मोटिवेशन की नीड नहीं पड़ी थी, क्योंकि जब मेरी माँ थी तो मैंने माँ से वादा किया था कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है। और मेरी माँ का भी सपना था कि मैं इंजीनियरिंग करूं, कुछ अपने गांव से अलग हट के कुछ अच्छा करूं,
ताकि मेरे घर की थोड़ी हालत ठीक हो सके मैम। मेरे पापा भी चाहते थे कि मैं बाहर जाके कुछ अच्छा करूं। माँ तो फिर नहीं रही, लेकिन माँ से किया एक प्रॉमिस था मैम कि घर जाएंगे तो कुछ करके ही वापस जाएंगे, भले ही कितनी भी दिक्कतें हो, कितनी भी टफ क्यों ना हो, पर उनको करेंगे। कम से कम रिजल्ट हो या ना हो वह तो बात का है, पर अपना बेस्ट तो दे, अपना 100% तो दे, भले उसके बाद अगर नहीं भी हुआ तो रिग्रेट नहीं रहेगा मैम। आई एम श्योर आपकी मम्मी जहाँ भी होंगी वो इस वक्त बहुत प्राउड फील कर रही होंगी, और आपने जो एक प्रॉमिस किया उनसे वो आपने पूरा ऑलरेडी कर दिया है। आपको रुखसार कभी मन नहीं हुआ कि चल थोड़ा देर कुछ और देख लिया जाए फ़ोन में, थोड़ा माइंड लाइट फील होगा उसके बाद? नहीं, मुझ में इतना डिसिप्लिन था, मैंने बचपन से। ये आजकल के बच्चे हैं। ये खेल ही मैम डिसिप्लिन का है, ये खेल डिसिप्लिन का है। नो डाउट हम लोग क्लास में बच्चों को इंटरेक्टिव रखते हैं क्योंकि पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी मैटर करता है। बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जैसे सर ने कहा ना डायरेक्शन होना मैम, ये ना सारे बच्चे एक नाव में है, हर कोई चप्पू चला रहा है, लेकिन अगर किसी की डायरेक्शन हल्की सी भी बदल गई ना मैम, वो कहीं और पहुंचता है। तो इट्स ऑल अबाउट डायरेक्शन। ये बच्चों को डिसिप्लिन होकर के करना पड़ता है। 2 साल का मैम कहते हैं कठोर तपस्या टाइप की है मैम ये, तो बहुत अच्छा है ये। आपका भी सेम जवाब ही होगा फिर? फ़ोन ही ऐसा था कि उसको बार बार चार्ज लगाओ, पढ़ने में ही पूरी बैटरी ख़राब हो जाती। 11th के एंड में वो फ़ोन भी ख़राब हो गया था, तो फिर 2-1 महीने तो मेरा उसमें 1 महीना शायद पूरा ख़राब हो गया था। तो मैंने मामा से बोला, मैंने कहा मामा ऐसी ऐसी बात है। मामा मेरे ट्रक चलाते हैं, तो वो हैदराबाद में थे उस टाइम। तो उन्होंने बोला मैं बेटा यहीं से करता हूँ व्यवस्था, तेरे पास फ़ोन आ जाएगा, बाकी सिम भी आ जाएगी, रिचार्ज भी मैं डलवा दूँगा, तू टेंशन मत ले। मामा ने फिर फ़ोन दिलाया, उसकी सारी जो किस्त वगैरह जो भी रहती हैं सब मामा ने ही हैंडल करी। मामा ने जब फ़ोन दिया, मैं बहुत खुश हुआ, उनका नया फ़ोन आया है। फिर जब मैंने उसमें पढ़ाई करी तो फिर धीरे से एक तो मैंने गेम खेलना स्टार्ट करा, फिर गेम एक आध बार खेला, फिर उसके बाद थोड़ा बीच में ऐसी लत टाइप सी लग गई थी। पर फिर जब वापस से मैंने पूरी अपनी कंडीशन को समझा, मैंने कहा यार ऐसे बहुत नहीं, दैट इज नॉर्मल यार, होता है, दैट इज नॉर्मल होता है, सब कोई थोड़ा बहुत भटक जाता है। अच्छी बात ये है कि आपको फिर याद आ गया कि गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, और आप फिर वापस मुद्दे पर आ गए। और ऐसे एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ है कि मैं कई बार कर आए फिर वापस। और ऐसा हुआ था जब ड्रॉपर में भी मैं था तो मैंने गेम तो खेला है मैम, मतलब और जरूरी भी है कई बार। कब, हाँ एग्जैक्टली, माइंड कभी कभी अगर फ्रेश हो रहा है तो फिर क्या फर्क एफिशिएंसी पड़ता है? बढ़ती है मैम उससे। हाँ, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने में भी किसी तरीके के कोई चैलेंज का आप लोगों को तो सामना करना पड़ा होगा ना, क्योंकि आप भी तो वही जनरेशन हो जहाँ रट रट के पढ़ाई की है और फिर अब पढ़ाना पड़ रहा है ऑनलाइन। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। पहला दिन मेरा PW में था, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, अभी तक मेरे पास वो लेक्चर पड़ा हुआ है। तो मैंने अलग सर से बोला, मैंने कहा ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा, बच्चे कहाँ हैं। मतलब हम तो ऑफलाइन पढ़ा चुके थे, 10 साल ऑफलाइन पढ़ा लिया था मैंने पहले, तो मुझे तो बच्चों से एनर्जी चाहिए होती है। ऑफलाइन में क्या होता है, हम एनर्जी बच्चों से निकाल लेते हैं इंटरेक्ट करके, है ना। मैंने कहा इनको कैसे पढ़ाऊँ, मतलब कैमरा है ये, मैं कैसे ऑनलाइन बच्चे दिख ही नहीं रहे। और उस समय तो कमेंट भी नहीं चलते थे, जब स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ, सिर्फ रिकॉर्ड करना होता था। तो अलग सर ने बोला कि सर एक काम करो, आप इस कैमरे को ही बच्चा समझ लो और इसी को सिखाना है आपको। अब मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ उसमें, मतलब 5 मिनट मैंने रिकॉर्ड करा, फिर मेरा ध्यान इधर उधर चला जाए, तो मैं इधर देखने लगा हूँ, कभी उधर देखने लगा, क्योंकि आदत रहती ना, जब ऑफलाइन पढ़ाते तो बच्चा हर जगह बैठा रहता है, तो इधर भी देखना इधर भी देखना, तो वो आदत बनी हुई थी, 10 साल की आदत थी वो। तो मैं इधर देख रहा हूँ, फिर 5-5 मिनट में बार बार रीटेक हो रहा है। फिर मैंने थोड़ा अपने आप को समझाया, मैंने कहा नहीं भाई करना तो है, अब कैसे भी करना है। तो मैंने एकदम कैमरे एकदम लेंस के अंदर जाके, बिल्कुल जहाँ तक अंदर तक दिखता है, मैंने वहाँ देखकर एकदम सारी चीज़ें पढ़ाना चालू करी। मैंने कहा उसी को देखना, यही बच्चा है, इसी कैमरे को सिखाना है मुझे। ऐसे कभी स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे होते तो हम भी एकदम लेंस में बीच में देखते हैं और वहीं से कोशिश करते हैं कि एनर्जी जो है रेसिप्रोकेट करे। आपको भी कोई ऐसा किस्सा? मैम एक्चुअली में क्या है ना, टीचिंग एक मेरे हिसाब से तो ये है कि बहुत फोकस चीज़ है। जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, वो जो हमारे 1.5-2 घंटे का अगर मान लीजिए एक लेक्चर है, तो हम लोग ना एक अलग जोन में होते हैं। अब क्या होता है, जैसे आप लोग भी मैम कमेंट्स पढ़ते होंगे, कभी कभार आप लाइव जाते हैं, कमेंट्स पढ़ते हो, कई बार कमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जहां आपको लगता है यार पूरा डिरेल हो जाता है। तो कई बार ऐसे होते हैं, बच्चे मजाक करने के सेंस में कई बार लिख देते हैं, तो आप बहुत फोकस्ड होकर के पढ़ा रहे हो, अचानक से कुछ ऐसा आया तो आपका भी कहीं ना कहीं मोरल डाउन हो जाता है। तो वो जब हम ऑफलाइन से ऑनलाइन में आए थे ना, तो इनिशियली बहुत हुआ था कि वो अपने ऊपर ही क्वेश्चन मार्क हो जाता है, यार मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, मैं तो बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। और कुछ बच्चे ने रिपीट लिख दिया, वो हो सकता है अभी ज्वाइन कराओ, उसने कहा यार मैं अभी ज्वाइन कराओ, रिपीट लिख देता हूँ। अब मुझे लगा कि मैंने पूरा पढ़ाया इतना अच्छे से, तो अपने पे सेल्फ डाउट बहुत आया स्टार्टिंग में।
लेकिन यस जैसे जैसे धीरे धीरे बच्चों से इंटरेक्शन होना स्टार्ट हुआ और जब सिलेक्शन के बाद तब समझ आया कि नहीं रास्ता सही था, बस उसी को कंटिन्यू करना है, थोड़ा और बेटर एफिशिएंसी के साथ करना है। तो वो स्टार्टिंग का स्ट्रगल में बस वो कमेंट्स को लेकर के मेरा थोड़ा था। कभी ऐसा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर लगा कि अरे यार छोड़, गिव अप कर देते हैं, कुछ दूसरा जुगाड़ निकाल लेंगे लाइफ में? यस मैम, जब 11th में ही थे तो जैसे माइलस्टोन में तो धीरे धीरे नंबर इम्प्रूव हुए, पर जैसे जैसे AITS होना शुरू हुए तो उसमें मार्क्स तो 100 से नीचे भी चले गए। मैम ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज जो होती है दैट इज़ द टफेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि इस एग्ज़ाम में मैम एक्चुअली में बहुत टफ सवाल आते हैं, तो कुछ सवालों को छोड़ना भी आना चाहिए। तो ये हमें भी बच्चे को सिखाना होता है कि यार देखो ये ना आउट ऑफ लीग है, हो सकता है आपने इस सवाल को डील नहीं कराओ तो इसको छोड़ दो। तो वो बच्चा कई बार क्या होता है अटेम्प्ट करने के चक्कर में मार्क्स नेगेटिव खा लेता है। तो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज थोड़ा टफ बनाया जाता है जिससे एक मेंटालिटी टफ साइड को कैसे डील करना है एग्जाम में उसको सिखाया जाए। रुखसार के लिए एक मेरा सवाल है। रुखसार देखिए, मैं समझ सकती हूँ शायद आपको मेरे सवाल से थोड़ा सा दुख भी हो, लेकिन सैड रियलिटी है हमारे सोसाइटी की। अब हम लड़कियां हैं, लड़कियों के पढ़ने पर ज़्यादा फोकस नहीं डाला जाता है। तो क्या कभी आपने भी ये सारी बातें सुनी होगी कि अरे क्या करोगी इतना पढ़ करके, चलो इसकी शादी करा देते हैं, जितने रुपए पढ़ाई में खर्च करेंगे उतने में तो ब्याह निपटा देंगे इसका, ऐसा कुछ सुनने के लिए मिला आपको भी? वैसे हमारी जो मोहल्ला है, जो हमारा एरिया है, उसमें तो लोगों ने कहा था, लेकिन जब मैंने 10th में अच्छा स्कोर किया ना, फिर सबने सपोर्ट किया। मुंह बंद करा दिया आपने लोगों का। जरूरी होता है मैम ये। 10th में मैंने 96 स्कोर किया ना, फिर किसी की हिम्मत नहीं। मैम हमारे PW ने ना एक चीज़ करी है, अभी हम लोग बाहर भी सर के साथ डिस्कस कर रहे थे। जैसे आपने कहा ना मैम, एक स्टीरियोटाइप है लड़कियों के लिए कि भाई जल्दी शादी करा दो, ठीक है, पढ़ने के ऊपर इतना इन्वेस्ट मत करो। हमारे PW ने एक चीज़ सोसाइटी में बहुत बढ़िया करी है कि हमने ना लड़कियों को सपोर्ट करा है। वो इस तरीके से, क्योंकि जो पेरेंट्स शायद उस कंजर्वेटिव माहौल में ही रहे हैं जिन्होंने ये सोचा नहीं कि यार लड़की को भी पढ़ाना चाहिए, अब वो घर पे पढ़ा सकते हैं। वो घर पे सेफ फील करते हैं अपनी बेटी को कि भाई एक लैपटॉप या मोबाइल दे रखा है और उसको जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स मिल सकते हैं मार्केट में, जो टीचर्स हो सकते हैं वो उसको मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमें इतने नीट का जब सिलेक्शन होता है मैम, वहाँ ज़्यादा लड़कियाँ जाती हैं, तो वहाँ से जब हम सिलेक्शन रेशियो बच्चों का देखते हैं ना, इतना अच्छा लगता है कि यार इनके पास मौका नहीं था, अगर हम लोग नहीं होते शायद वो मौका ये मिस हो जाता, इस बच्ची का मिस हो जाता। तो मुझे लगता है कि PW है, इसीलिए शायद हमारी बच्चियाँ पढ़ पा रही हैं। नहीं रुखसार, आपको देख करके तो मुझे सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक ऐसी लड़की को देख रही हूँ जो कि बहुत अच्छा लाइफ में करने वाली है। आने वाले टाइम में इंस्पिरेशन आप तीनों ही बनने वाले हो अपने अपने जगह के लिए, और अब लोग आपको देख करके ये एग्ज़ाम देंगे और भविष्य में अच्छा करेंगे। अब आखिरी सवाल एक आपका, आप लोगों से मैं लूँगी, टीचर्स हो आप, कैसे उन बच्चों को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया जाए जो कि हार मान चुके हैं, या फिर कोई ऐसी टिप जो अगले बैच के लिए आप देना चाहते हो कि अगले बार हमारे पास एक नए बैच ऑफ स्टूडेंट्स बैठे जो कि बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं, कोई टिप? मैम सबसे पहली टिप तो ये तीनों ही हैं। अभी आपको नहीं पता कि इन तीनों ने कितने IITN बना दिए हैं, ये अगले साल पता चलेगा हमें, जब बच्चे यहाँ पर आएंगे, बोलेंगे कि हमने रुखसार दीदी को देखा था, हमने इन भैया को देखा था। वो बोलते हैं बच्चा ऐसा कि हमने रिजल्ट सेलिब्रेशन आपका देखा, तब हमें मोटिवेशन मिला कि हाँ जब ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला मोटिवेशन तो उनके लिए यही है कि इन बच्चों की कहानी उन तक पहुँचे, ताकि वो भी ये समझ पाएँ कि हम जिस जगह पर हैं, क्योंकि दर्द सेम है। जैसे अभी ये लोग तो चलो क्वालिफाई हो गए तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनके अंदर एक है कि यार अगर ये हो गए, हो सकता है कि मैंने नहीं पढ़ा हो इस बार या उस तरीके से तैयारी नहीं की हो, लेकिन अगर ये पहुंच गया तो मैं थोड़ी मेहनत करूंगा तो पहुंच जाऊंगा। और सबसे मेन है मेहनत करना। बच्चे कहीं भी पहुंच जाओ, उनको हमेशा मेहनत करनी ही पड़ती है। ये हम बैचेस में भी अपने बोलते हैं कि आप कहीं भी पहुंच जाओ, ऐसा नहीं कि आप IIT में पहुंच गए तो आप राजा बन गए। IIT सिर्फ एक पड़ाव था आपके लिए, आप वहाँ पहुँच गए, अब उसके बाद आपको वहाँ भी मेहनत करनी है, क्योंकि वहाँ से आपको करियर बिल्ड करना है अपना। वैसे ही 11-12 के बच्चों के लिए हम बोलते हैं कि ये भी आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से आप हर एक मैम लाइफ में ना पड़ाव है कि आपको 11-12 में जाना है, फिर IIT करनी है, फिर उसके बाद आप कॉलेज में जाओगे, बहुत अच्छे से वहाँ पर परफॉर्म करना है, फिर आपकी जॉब करनी है, जो भी करना है। तो ये सब ना छोटे छोटे पहाड़ हैं जो आपको चढ़ते जाने हैं, है ना। कई बार बच्चों को ये लगता है कि नहीं हमारा यही सबसे बड़ा पहाड़ है, उन्होंने अभी जीवन देखा नहीं है ना। जीवन में बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको बहुत तोड़ के रख देंगी, लेकिन फिर भी आपको वापस उठना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैं तो बस जो भी बच्चे अभी हमें देख रहे हैं, मैं तो बस यही बोलूँगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप लोग नो डाउट किस्मत से भी मैम कई सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में कभी नहीं होती हैं। लेकिन यस, जो पोर्शन हमारी मेहनत का है, वो जो हमारा कर्म का है, वो हमें निभाना पड़ेगा, और उसका फल आज नहीं तो कल हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में मिलता है मैम। और पढ़ाई मैम कोई क्राइम नहीं है ना। हम एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो मेरे ख्याल अगर आप उसमें अगर एक बार थोड़ा सा लिप्त होंगे तो आपको सही में बहुत मज़ा आएगा। और यस,
हमारी लर्निंग प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलेगी। आप अगर इस एग्ज़ाम में मैम पास करते हैं तो नो डाउट एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, पर्सनैलिटी में आपको थोड़ा अच्छा लगता है कि यस मैंने एक एग्ज़ाम क्रैक करा है। जिन बच्चों को लग रहा है कि यार नहीं हो पाया या नहीं हो पाएगा, मैं उन सभी लोगों को बोलूँगा कि ये प्रोसेस, जैसे सर ने कहा, ये प्रोसेस लाइफ लॉन्ग चलेगा। तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और मेहनत करके अपने साथ, अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई भी टीचर का सेट है, प्लीज़ उन पर बिलीव करिए। आराम से जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उतना पढ़िए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं ज़्यादा अपनी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं और बहुत बल्कि और बहुत कॉम्प्लेक्स बना देते हैं अपनी तैयारी को। ये तैयारी कठिन है लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं है। आपके साथ टीचर लगे हैं और कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। बिलीव मी, हो सकता है आपकी सोसाइटी आपके अगेंस्ट हो, आपके दोस्त अगेंस्ट हो, आपके रिलेटिव्स अगेंस्ट हो, लेकिन अगर आप जिस दिन भी हमारी क्लास खोलेंगे, आपको एक टीचर फिर वही उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी मतलब कहते हैं ना मोटिवेशन के साथ आपको 2 घंटा पढ़ाते हुए दिखेगा। वो टीचर आपके पे एंड तक विश्वास रखेगा। तो प्लीज़ आप टीचर के साथ कनेक्टेड रहिए। बिलीव मी, ये रास्ता आपके लिए थोड़ा सा आसान होगा और नो डाउट आगे चल करके आपके जैसे जैसे पढ़ाव आएंगे आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं भी बहुत मोटिवेट हो गई बहुत ज़्यादा। लेकिन वाकई सबसे बड़ा मोटिवेशन आने वाले बच्चों के लिए आप तीनों हैं कि अगर आप तीनों कर सकते हैं तो देश का हर बच्चा या फिर कोई भी बच्चा कर सकता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए, अपनी अपनी कहानी लोगों को बताने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए। और सर, आप जो एक बीच में गैप आ जाता है ना कॉन्फिडेंस का, उसे बूस्टअप और बिल्डअप करने के लिए, थैंक यू सो मच।